रजोदर्शन का मतलब होता है पहला मासिक चक्र। पहला मासिक चक्र, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, पहला मासिक चक्र होता है। रजोदर्शन का मतलब होता है पहला मासिक चक्र होता है। ठीक है, आवाज थोड़ा लगता है नहीं जा रहा होगा, ठीक है, तो आप दिमाग में रखिएगा। हाँ, रजोदर्शन का मतलब होता है पहला मासिक चक्र। ठीक है, पहले मासिक चक्र को हम रजोदर्शन कहते हैं। पहला मासिक चक्र को क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा रजोदर्शन। और रजनोवृत्ति का मतलब मासिक चक्र की क्रिया होती है। किशोरा अवस्था किसको कहते हैं? 13-14 साल, जब बच्चों में पहला सेक्स भावना आता है, उस अवस्था को ही हम खास करके मेल में किशोरा अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा अवस्था कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीजों को ध्यान देना है। क्लियर है? आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नसबंदी, 36 नंबर दिया गया है, कौन नसबंदी का एक अस्थाई विधि है? कौन नसबंदी का एक अस्थाई विधि है? सर्जरी द्वारा नसबंदी, कॉपर टी, कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां। तो देखिए सर, सर्जरी से ही होगा। सर्जरी से ही आप, ये अस्थाई विधि है। सर्जरी में क्या होता है कि जो नसें होती हैं उसको काट कर बांध दिया जाता है। अब कितनों ही सेक्स महिला करेगी तो अब उसको कोई डर नहीं है, वो अस्थाई विधि हो गया है। वो कैसा विधि हो गया? अस्थाई विधि हो गया। लेकिन कॉपर टी कुछ वर्षों के लिए होता है, कॉन्डम कुछ घंटों के लिए होता है, गर्भ निरोधक गोलियां भी कुछ दिनों के लिए होता है। तो इस तरह से आपको यह दिमाग में रखना है कि अगर अस्थाई चाहिए, जैसे ये सब एक बार आप करवा लिए तो आपको फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कॉपर टी लगवाइए, फिर इसका डॉक्टरी सलाह लेकर के करना है, कॉन्डम का यूज करना है, और गर्भ निरोधक गोलियां का यूज करना है। तो इसमें क्या है ना कि खर्च भी है और थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह भी लेना जरूरी है। तो आदमी क्या सोचता है कि बार बार जो झंझट है उससे दूर पाने के लिए अस्थाई चीज खोजता है। इसलिए सर्जरी ही बेस्ट विधि है और इससे आप निदान पा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सर्जरी द्वारा। आंसर हो जाएगा सर्जरी द्वारा, याद रखिएगा। तो 36 का आंसर क्या कर दीजिएगा? 36 का आंसर हो जाएगा सर्जरी विधि। कभी बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सर्जरी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला होता है। कई बार मैं बताया आपको कि ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये भ्रूण है। अब भ्रूण से एक जुड़ा हुआ रचना है, इसको कहते हैं प्लासेंटा। तो प्रश्न आता है कि बच्चा जब मां के भ्रूण में होता है, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, तो उसको किसके रास्ते पोषक तत्व प्रदान होता है? प्लासेंटा के द्वारा। एक तो आंसर ये हो गया। फैलोपियन ट्यूब,
यहां पर निषेचन कई बार प्रश्न बताए हैं कि निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। और विलाई कहां होता है? ये होता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो पोषक तत्व का अवशोषण होता है वो विली के द्वारा होता है। छोटी आंत में जो पोषक तत्व का अवशोषण होता है उसे विली कहते हैं। और ओविडक्ट जो होता है, ओविडक्ट अंडाशय को ले जाने वाले नली को ओविडक्ट कहते हैं, या इसे अंडवाहिनी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, प्लासेंटा। क्या हो जाएगा? प्लासेंटा हो जाएगा। इस चीज को आपको, एक एक चीज को आपको याद रखना है। उस उम्र का नाम बताइए जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं का प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गुनाड्स युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किशोरा अवस्था। इसे कहा जाता है किशोरा अवस्था कहा जाता है। इसे कौन सा अवस्था कहा जाता है? किशोरा अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसे किशोरावस्था कहते हैं। युग्मक स्पर्म और ओभम को युग्मक कहते हैं। यौन प्रजनन किसको कहते हैं? जो यौन के माध्यम से हो उसे यौन प्रजनन कहते हैं। जो यौन के माध्यम से हो उसे यौन प्रजनन कहते हैं। याद रखिएगा। और अनिषेक जनन किसे कहते हैं? जब निषेचन के बिना किसी फल या बीज का निर्माण हो जाए उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है। प्रायः आप देखते होंगे कि जो अंडकोश होता है पुरुष में वो शरीर से बाहर होता है। शरीर से बाहर होता है। आप जानते होंगे कि जो अंडकोश होता है वो गर्मी में उसका विस्तार होता है और जाड़ा के समय वो छोटा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका मेन कारण है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होता है। आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री है और जो अंडकोश होता है उसका तापमान चाहिए 34 डिग्री। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर शरीर का तापमान उतना रहेगा और उसका भी तापमान उतना रहेगा तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप याद रखिएगा, जो अंडकोश होता है वो गर्मी और ठंडा में नियंत्रण जो करता है, गर्मी में शरीर से थोड़ा दूर लटक जाता है और जाड़ा के समय वो एकदम सिकुड़ जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि स्पर्म का बनना भी बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, गर्म के अपेक्षा
ठंडे प्रदेशों में प्रजनन क्षमता कम होता है। आप रसिया वगैरह चल जाइएगा, जहां ठंडा प्रदेश होता है, वहां के लोगों में प्रजनन क्षमता कम होता है। समझ रहे हैं? आज जो गर्म वाला एरिया है, जो गर्म और ठंडा वाला मिक्स एरिया है, उस एरिया में प्रजनन का क्षमता ज्यादा है। जैसे भारत, चीन, यहां सब आप देखिएगा, बांग्लादेश वगैरह, यहां खूब प्रजनन लोग करता है। लेकिन आप रूस वगैरह चल जाइएगा, इतने सुंदर सुंदर वहां लड़के और लड़कियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वहां का प्रजनन दर एकदम कम होता है, प्रजनन क्षमता कम होता है। भारत वाला कुल जाता है लड़का, ठीक है, शादी करता है, और वो लोग इन लोगों को ज्यादा ये देते हैं, क्योंकि प्रजनन करने की क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होता है। बहुत बेजोड़ चीज है, याद रखिएगा। अब बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है कौन? बीजांड, भ्रूणपोष, अंडाशय, कौन करेगा? या युग्मनज? तो बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है आपका भ्रूणपोष करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर भ्रूणपोष हो जाएगा। बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। प्रश्न पूछता है कि बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, 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 याद रखिएगा। और युग्मनज ये जायगोट कहलाता है, ये जायगोट कहलाता है। और आप जानते हैं कि जायगोट परिपक्व होकर ही शिशु का रूप धारण कर लेता है। जायगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बच्चे का विकास होता है। किसका विकास होता है? बच्चे का विकास होता है। इसलिए आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका भ्रूणपोष। आंसर आपका होगा भ्रूणपोष होगा। इस चीजें को आपको याद रखना, ठीक है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, इस चीजों को आपको याद रखना। नेक्स्ट, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है। बताइए कौन है? शुक्रवाहिका, मूत्रवाहिनी, देखिए टेस्टिस है मान के चलिए, ये तो टेस्टिस से निकलने वाली नली को हम कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, वाहिका यानी डी नंबर, यानी शुक्राणु को ले जाने वाली नली को शुक्रवाहिका कहते हैं। और फिर ये शुक्रवाहिका स्पर्म को कहां छोड़ देता है? मूत्रवाहिनी में। अब मूत्रवाहिनी से स्पर्म शरीर से बाहर निकल जाता है। तो शरीर से बाहर जब स्पर्म को हम रिलीज करते हैं तो मूत्रवाहिनी से करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अधिवृषण को हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो होता है एड्रिनल ग्रंथि से, और यहीं से सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्स हार्मोन का संबंध कहां से है? तो
आप याद रखिएगा सेक्स हार्मोन का संबंध जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से है। और एड्रिनल ग्रंथि कहां पाया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो आप याद रखिएगा ये पाया जाता है किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्रंथि कहां पाया जाता है? किडनी के ऊपर पाया जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि भैया बताओ एड्रिनल ग्रंथि कहां पाया जाता है? किडनी के ऊपर होता है। इस चीजें को आपको ध्यान देना है, इस चीजें को आपको पढ़ना है, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका शुक्र वाहिका। अब मूत्र वाहिनी मूत्र को ले जाने वाली नली को कहते हैं, जबकि अधिवृषण जो होता है उसे हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि से लड़ो उड़ो हार्मोन का स्राव होता है, सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस चीजें को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बड़ा आसान प्रश्न भी दिया गया है। डैश के मांसपेशियों के लयबद्ध, देखिए बच्चा कहां होता है? बच्चा जो होता है ये बच्चा है, बच्चा मां के गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय में संकुचन होना जरूरी है। अगर गर्भाशय में संकुचन नहीं होगा तो बच्चा नॉर्मल तरीके से जन्म नहीं लेगा। और गर्भाशय में एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये हार्मोन के कारण गर्भाशय में क्या होता है? संकुचन होता है, दर्द होता है, पेन होता है। अगर पेन नहीं होगा तो आप याद रखिएगा संकुचन नहीं होगा। यानी गर्भाशय में दर्द होना भी बेहद क्या है? जरूरी है। ठीक है, दर्द होता है और कुछ देर के बाद शिशु जन्म ले लेता है। कुछ देर के बाद शिशु जन्म ले लेता है। तो यहां प्रश्न कह रहा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कहां पर संकुचन होना चाहिए, किसके परिणाम स्वरूप? तो आप याद रखिएगा गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है, आंसर गर्भाशय हो गया। क्योंकि बच्चों का विकास कहां होता है? बच्चों का विकास गर्भाशय में होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों का विकास कहां होता है? बच्चों का विकास गर्भाशय में होता है, ये आप याद रखिएगा। और बच्चों का विकास जब गर्भाशय में होता है तो बच्चा बाहर किसके द्वारा निकलता है? गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है, उसके बाद योनि के माध्यम से बाहर निकल जाता है। डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी किसे कहते हैं? डिंब को ले जाने वाली नली को डिंबवाहिनी कहते हैं। डिंब को ले जाने वाली नली को डिंबवाहिनी कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका गर्भाशय। आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। गर्भाशय के माध्यम से योनि खुलता है। डिंबवाहिनी में, मूत्रवार्ग में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय ग्रीवा में। जल्दी से बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। देखिए सर, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है और ये
गर्भाशय ग्रीवा है, और उसके बाद का एरिया जो होता है ये योनि कहलाता है। ठीक है। अब बच्चा का विकास कहां होता है? बच्चा का विकास गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में बढ़ा, ये फिर कहां आएगा? गर्भाशय ग्रीवा में। और गर्भाशय ग्रीवा के बाद बच्चा कहां आएगा? योनि में। और योनि से ये बाहर निकल जाएगा। तो जो स्टेप है बच्चे का, वो सबसे पहले गर्भाशय है, गर्भाशय के बाद गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा के बाद योनि। ठीक है। तो यही कह रहा है कि गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। कौन खुलता है? तो आप याद रखिएगा, आंसर होगा आपका डी नंबर, गर्भाशय ग्रीवा। क्योंकि गर्भाशय के बाद कौन है? गर्भाशय ग्रीवा। और गर्भाशय ग्रीवा का संबंध कहां से है? योनि से है। कहां से है? योनि से है। तो इस तरह से याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। और मूत्र मार्ग याद रखिएगा, मूत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां से मूत्र का भी निष्कासन होता है। मूत्र तथा स्पर्म का निष्कासन फाइनली निष्कासन जो होता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। याद रखिएगा, जब आपके पेनिस से स्पर्म निकलता है, आपके पेनिस से मूत्र भी निकलता है, आपके पेनिस से स्पर्म भी निकलता है। तो आप याद रखिएगा, जब मूत्र निकलेगा तो स्पर्म नहीं निकलेगा, और जब स्पर्म निकलेगा तो मूत्र नहीं निकलेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, दोनों निकलता है एक ही रास्ता से। पेनिस भी स्पर्म भी पेनिस से निकलता है, और मूत्र भी पेनिस से निकलता है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका मूत्र गर्भाशय ग्रीवा। और डिंब वाहिनी किसको कहते हैं? डिंब को ले जाने वाली नली को डिंब वाहिनी कहते हैं। डिंब को ले जाने वाली नली को डिंब वाहिनी कहते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद रखिएगा। एक एक प्रश्न याद रखना है, एक एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान रखिएगा। पादप रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होती है? मादा रोगाणु या ओभा कहां निर्मित होता है? बड़ा आसान प्रश्न है जी, जल्दी से बताइए, कहां से निर्मित होता है? तो आप याद रखिएगा, फीमेल में ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर ही अंडे का निर्माण होता है। अंडे का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया अंडे का निर्माण या अंडाणु का निर्माण कहां होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। एक प्रश्न ये बन गया। गर्भाशय, इसको यूटरस कहते हैं। यहां पर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भ्रूण का विकास कहां होता है, तो भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहां होता है? भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। और योनि जो होता है
ये सेक्स जब एक्टिविटी शुरू होता है, सेक्स करने की जब क्रिया शुरू होती है, तो योनि मार्ग के द्वारा ही पेनिस को अंदर किया जाता है। पेनिस को योनि मार्ग द्वारा ही अंदर किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और गर्भाशय ग्रीवा भी मैंने आपको बताया कि गर्भाशय ग्रीवा जो होता है, जब बच्चा मां के गर्भ में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा जो होता है, वो बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तो मां के गर्भ से बाहर निकल जाता है। मां के गर्भ से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते, इसलिए इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ग्रैफियन पुटिक, ग्रैफियन फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? ग्रैफियन फॉलिकल की गुहा को क्या कहा जाता है? कोटर, एमनियोटिक कैविटी, द्रव्य पुटक, परिडिम चक्रिका। तो आंसर हो जाएगा आपका कोटर। आंसर क्या हो जाएगा? कोटर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये जनरली कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान देना। ठीक है, जनरली कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कोटर। इस चीजों को आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।